Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the third chapter of Vistas, that is Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. First of all, I'll give you some information about the author of this story. तिशानी दोशी वेल्श गुजराती ओरिजिन की एक राइटर और डांसर हैं। इनका बर्थ मद्रास इंडिया में 1975 को हुआ था। उनकी अराउंड 6 बुक्स ऑफ पोएट्री एंड फिक्शन पब्लिश हुई और प्रेजेंटली वो अपने हस्बैंड और 3 डॉग्स के साथ तमिलनाडु में एक बीच पर रह रही हैं। Now students, I'll give you a brief intro of this chapter. Journey to the End of the Earth is a travelogue. The narrator gives an account of her journey to Antarctica under the program Students on Ice, led by Geoff Green in the Russian vessel Academic Shokalsky. Under this program, high school students are taken to the ends of the earth and provided inspiring educational opportunities which will help them to encourage in developing a new understanding and respect for our planet. It provides the students an ample opportunities to understand how global temperature can be a big threat to human existence. It inculcates a new understanding in them. Geoff Green thinks that high school students are the future policymakers. He offers the future generations a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act, and can help in saving the earth from ecological dangers and the effects of global warming. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो है वो एक यात्रा वृतांत है, यानी कि एक ट्रेवलॉग है। इसमें एक यात्रा का वर्णन किया गया है। इस चैप्टर में नैरेटर ने अपनी जर्नी का, जो उन्होंने एंटार्क्टिका की जर्नी की अंडर द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस लेड बाय जियोफ ग्रीन इन द रशियन वेसल एकेडमिक शोकाल्स्की, उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत किया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें एंड्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर एंड्स ऑफ द अर्थ का जो है वहाँ पर उनको ले जाया गया और स्टूडेंट्स को जो है इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई जो कि उनको हेल्प करेंगी ये समझने में, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने में और अपने प्लैनेट के प्रति रिस्पेक्ट डेवलप करने में। और ये जो इनको जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी वो उनको प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर, ये समझने में कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है जो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है वो कितना बड़ा ख़तरा बन सकता है ह्यूमन एक्सिस्टेंस के लिए। और ये इससे जो है स्टूडेंट्स में एक अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं और वो उन्हें ऑफ़र करते हैं फ्यूचर जनरेशन को कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस का एक ऐसी एज में जब वो रेडी होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, लर्न करने के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट करने के लिए और हेल्प करने के लिए कि कैसे अर्थ को बचाया जा सकता है फ्रॉम इकोलॉजिकल डेंजर्स, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं उनसे अर्थ को कैसे बचाया जा सकता है। The narrator says if we want to understand the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. The study of this region is useful to us because the world's geological history is trapped in Antarctica. यहाँ पर जो नरेटर है वो कहती है कि अगर हमें अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझना है तो एक ही जगह है एंटार्क्टिका जहाँ पर जाना ज़रूरी है। और इस रीजन के को स्टडी करने से जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, इस रीजन के को स्टडी करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि जो वर्ल्ड का जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो एंटार्क्टिका में ही ट्रैप्ड है। Now I'll explain you this chapter in detail. The author started her journey in a Russian research vessel Academic Shokalsky bound for Antarctica. Her journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras. She traveled over 100 hours in combination of car, aeroplane and ship before she set foot on the Antarctica continent.
ऑथर ने अपनी जर्नी की शुरुआत की एक रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक शोकाल्स्की में, जो कि एंटार्क्टिका जा रहा था, और उनका जर्नी शुरू हुई 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मद्रास में, और उन्होंने लगभग 100 घंटे की यात्रा की इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन और शिप, इससे पहले कि वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर कदम रखती। तो उन्होंने 100 घंटों का जो है सफ़र किया था, कार के ज़रिए, एरोप्लेन के ज़रिए, शिप के ज़रिए। The purpose of the visit was to know more about Antarctica. The author stayed there for 2 weeks. It is a place which stores 90% of the Earth's total ice volumes. It has no trees, billboards, or buildings. The visual scene ranges from microscopic to the mighty. Days go on and on in 24-hour austral summer light. Silence pervades everywhere. It is broken only by an avalanche or calving ice sheet. इस विज़िट का जो पर्पस था वो एंटार्क्टिका के बारे में ज़्यादा जानना था, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी एकत्र करना था। ऑथर यहाँ पर 2 हफ्ते तक रहे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अर्थ का जो टोटल आइस वॉल्यूम है उसका 90% एंटार्क्टिका में ही है। यहाँ पर कोई ट्रीज़ नहीं है, बिलबोर्ड्स या बिल्डिंग्स नहीं है, और यहाँ के जो विजुअल सीन है वो एक माइक्रोस्कोपिक चीज़ से लेकर माइटी यानी कि बहुत विशाल चीज़ तक है। और जो डेज़ जो हैं वो गुज़रते गए 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट में, और चारों तरफ यहाँ पर शांति ही शांति है, और ये सिर्फ तब टूटती है जब यहाँ पर कभी एवलांचे आता है या फिर काल्विंग आइस शीट की वजह से। She wondered how there could have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. Geological phenomena help us to know about the history of mankind. 650 million years ago, a giant southern supercontinent Gondwana did exist. It was centered roughly around present-day Antarctica. The climate was much warmer then. There were a variety of flora and fauna. Humans had not arrived on the global scene yet. Gondwana thrived for 500 million years. Then came the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals began. At that time, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. वो सोचती हैं कि वो कैसा समय रहा होगा जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास के पार्ट रहे होंगे। जियोलॉजिकल फिनोमेना जो है वो हमारी हेल्प करते हैं ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री को समझने में, उसके बारे में जानने में। अराउंड 650 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत विशाल साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था गोंडवाना लैंड, और ये जो प्रेजेंट डे में एंटार्क्टिका है उसके आसपास का ही एरिया था। उस वक्त क्लाइमेट जो थी वो बहुत ज़्यादा वार्मर हुआ करती थी, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी फ्लोरा और फौना की उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, और तब तक ग्लोबल सीन पर ह्यूमंस जो है वो उनका एग्जिस्टेंस नहीं था। गोंडवाना लैंड जो है वो अराउंड 500 मिलियन ईयर्स तक रहा, और उसके बाद डायनासोर्स जो थे वो वाइप्ड आउट हो गए यानी कि समाप्त हो गए, और मैमल्स का जो एज थी वो शुरू हो गई। मैमल्स जो थे वो एग्जिस्ट करने शुरू हो गए, उनकी एज शुरू हो गई। और उस वक्त लैंडमास जो था, उस वक्त वो जो गोंडवाना लैंडमास था, जो गोंडवाना लैंड था, वो फोर्स हुआ सेपरेट होने में डिफरेंट कंट्रीज़ में। और जो आज के समय में हम जो ग्लोब जानते हैं उसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो उसी लैंडमास का पार्ट है। जो एक गोंडवाना लैंड पहले हुआ करता था वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, और जो प्रेजेंट डे ग्लोब है जिसको हम आज जानते हैं वो कभी एक गोंडवाना लैंड का पार्ट ही हुआ करता था, सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. The most hotly contested debates
of our time is whether West Antarctica ice sheets will melt entirely or not. If we want to study the Earth's past, present, and future, Antarctica is the place to go, as it holds half-million-year-old carbon records trapped in its layers of ice. क्लाइमेट चेंज जो है वो मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट है हमारे समय का, और मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड डिबेट हमारे समय का ये भी है कि वेस्ट एंटार्क्टिका की जो आइस शीट्स हैं वो पूरी तरह से मेल्ट होंगी या नहीं। और अगर हम जानना चाहते हैं अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, तो एंटार्क्टिका जो है वो सबसे अच्छी जगह है जाने की। सिर्फ एंटार्क्टिका जाकर ही हमें उसके बारे में पता चल सकता है, क्योंकि अराउंड हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स जो हैं वो ट्रैप्ड हैं इसकी लेयर्स ऑफ आइस में। Antarctica has a simple ecosystem and lacks of biodiversity. It is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Scientists warn that a further depletion of the ozone layer will affect the lives of the sea animals and birds of the region. It will also affect the global carbon cycle. The burning of fossil fuels has polluted the environment. It has created a blanket of carbon dioxide around the world. It is increasing the global temperature, which is visible at Antarctica when we see icebergs melting away. It shows how minor changes in the atmosphere can cause huge effect. If the global temperature keeps on increasing, the human race may be in peril. एंटार्क्टिका का जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल सिंपल है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए कि कैसे जो छोटे स्मॉल चेंजेस होते हैं, लिटिल चेंजेस होते हैं, वो एनवायरनमेंट में किस तरीके से प्रतिघात करते हैं या उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने वार्न किया है कि जो फर्दर डिप्लीशन है ओजोन लेयर का वो अफेक्ट करेगा सी एनिमल्स को और जो बर्ड्स हैं उनकी लाइव्स को इस रीजन के, और ये ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी अफेक्ट करेगा। जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है और इससे जो एक ब्लैंकेट कार्बन डाइऑक्साइड का वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है वो क्रिएट हो जाता है, और इससे जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि एंटार्क्टिका में पूरी तरह से विजिबल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो आइसबर्ग्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो गए हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं पूरी तरीके से। और ये बस दिखाता है हमें कि कैसे जो माइनर चेंजेस हैं एटमॉस्फेयर में उससे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और अगर इसी तरह से ग्लोबल टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ होता रहेगा तो जो मानव जाति है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। The author gives phytoplankton to show how small changes in the atmosphere can be threatening. The microscopic phytoplanktons are single-celled plants. They nourish the entire southern ocean's food chain. They use the sun's energy to assimilate carbon and supply oxygen. Any further depletion in the ozone layer may affect this functioning and indirectly affect the lives of all marine animals. ऑथर ने यहाँ पर हमें एग्ज़ाम्पल दिया है फाइटोप्लैंक्टन का, ये समझाने के लिए कि कैसे स्मॉल चेंजेस जो हैं एटमॉस्फेयर में वो ख़तरा बन सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एक सिंगल सेल्ड प्लांट होता है। ये नॉरिश करता है साउदर्न ओशन की पूरी फूड चेन को, और ये सन की जो एनर्जी है उसको यूज़ करता है टू एसिमिलेट कार्बन एंड सप्लाई ऑक्सीजन। और इससे ज़्यादा अगर डिप्लीशन होगा ओजोन लेयर का तो वो प्रभावित कर सकता है इसके फंक्शनिंग को, और इनडायरेक्टली जो मैराइन एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके जीवन को। When the author returned, she was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. Walk on the ocean was the most thrilling experience of the visit. All the 52 persons on board put on breathable waterproof clothing and sunglasses. They climbed down the gangplank and walked on the ocean.
They were walking on a meter thick ice pack. Under the ice pack, there was 180 meters of living, breathing salt water. Seals were enjoying themselves in the sun on ice. The narrator was wondering about the beauty of the place. She wished it could become a warm place again as it used to be millions of years ago. If it happens, the result can be catastrophic. जब ऑथर वहाँ से वापस आ जाती है तब भी वो वहाँ की ब्यूटी के बारे में और कैसे उसने जो है प्लैनेट के ऊपर, हमारे प्लैनेट के ऊपर बैलेंस बना के रखा है, उसके बारे में सोच रही थी। और सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जो था उस विज़िट का, उस ओशन पर वॉक करना रहा। और जितने भी 52 मेंबर्स थे बोर्ड पर, उन्होंने ब्रीदेबल वाटरप्रूफ क्लोथ पहने और सनग्लासेस पहने और वो क्लाइंब डाउन हुए गैंग प्लैंक पर और ओशन पर उन्होंने वॉक किया। और वो लोग जो 1 मीटर थिक आइस पैक था उसके ऊपर वो वॉक कर रहे थे और उस आइस पैक के नीचे जो है 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था। सील्स जो थी वो भी एंजॉय कर रहे थे सनलाइट में आइस के ऊपर। और जो नरेटर थी वो अभी भी उसकी जगह की सुंदरता के बारे में सोच रही थी और वो विश करती है कि वो जगह जैसे पहले बहुत ज़्यादा वार्म प्लेस थी, दोबारा से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जैसा वो वार्म प्लेस हुआ करती थी, वो दोबारा से वैसा ही प्लेस बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो उसके नतीजे जो हैं वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होंगे।